फिल्म के शुरुआत में हमें मेक्सिको का पीडमोंट टाउन दिखाया जाता है, जहां सिर्फ 68 लोग ही रहा करते थे। और उस टाउन में रात के समय दो सोल्जर्स जाते हैं जो कैलिफोर्निया के एयरफोर्स स्टेशन में संपर्क करके इस टाउन की खबर देते हैं, जिस दौरान हम उनकी बातों को एयरफोर्स स्टेशन में लगे स्पीकर पर सुन पाते हैं। वो सोल्जर्स बताते हैं कि इस टाउन में हर तरफ लाशें नजर आ रही है और ये सब बताते हुए उनकी भी मौत हो जाती है। इसलिए अब अगले दिन एयरफोर्स का एक और विमान उस छोटे से टाउन के ऊपर से उड़कर वहीं की वीडियो और फोटो क्लिक करता है, जहाँ खुले मैदान में कुछ लाशें नजर आ रही थी। तब मेजर आर्थर जो स्कूप प्रोजेक्ट को लीड कर रहे थे, वो अपने सीनियर ऑफिसर्स को कॉल करके बताते हैं कि स्कूप 7 की पृथ्वी पर वापस लौटने के बाद से पीडमोंट टाउन में कुछ रहस्यमय मौतें हुई है, इसलिए मैं स्टेट इमरजेंसी लगाने की मांग करता हूँ। इसीलिए अब उस इलाके में इमरजेंसी लगा दी जाती है। वहीं ये स्कूप प्रोजेक्ट क्या है, इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। दूसरी तरफ आर्मी के ऑफिसर्स डॉक्टर स्टोन को इस इमरजेंसी के बारे में बताकर उन्हें अपने साथ ले जाते हैं, जहाँ रास्ते में एक ऑफिसर डॉक्टर स्टोन को स्कूप प्रोजेक्ट की फाइल देता है। दरअसल स्कूप प्रोजेक्ट को मेजर स्पार्क्स के नेतृत्व में शुरू किया गया था, जो यूएस आर्मी के बायोलॉजिकल रिसर्च डिवीजन के डायरेक्टर थे। इस प्रोजेक्ट में वो लोग अंतरिक्ष में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लाकर पृथ्वी पर टेस्ट कर रहे थे, ताकि वो लोग उनके प्रयोग से बायोलॉजिकल वेपन यानी कि जैविक हथियार बना सके। अब अगले सीन में हम डॉक्टर चार्ल्स को देखते हैं, जिन्हें लेने के लिए यूएस आर्मी के लोग आते हैं। और अब इसी तरह डॉक्टर मार्क और डॉक्टर रूथ को भी यूएस आर्मी का बुलावा आता है, जहां हम देख पाते हैं कि डॉक्टर रूथ की तबीयत खराब होने के बावजूद भी वो यूएस आर्मी की मदद के लिए उनके साथ जाती है। इधर में जज पार्क्स को आर्मी कोर्ट बुलाया जाता है, जहां जजेस उनसे सवाल करते हैं कि आखिर उन्होंने किसकी सलाह पर इतने खतरनाक एक्सपेरिमेंट को करने की कोशिश की, जिस पर मेजर स्पार्क्स बताते हैं कि उन्होंने डॉक्टर स्टोन और नासा के साइंटिस्ट से इस बारे में कंसल्ट किया था। वहीं वो ये भी शेयर करते हैं कि डॉक्टर स्टोन को इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था कि हमने अपने एक्सपेरिमेंट को वाइल्ड लाइफ लैब में शुरू कर दिया है। दरअसल डॉक्टर स्टोन ने $90 मिलियन लगाकर एक हाईटेक लैब बनाने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन मेजर स्पार्क्स ने उन्हें बिना बताए एक साधारण से लैब में कुछ साइंटिस्ट की मदद से अपना एक्सपेरिमेंट जारी रखा, जिस कारण आज ये दुर्घटना हुई। अब उनकी बातों से हम समझ पाते हैं कि अंतरिक्ष से जिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को लाया गया था, वो किसी वायरस की तरह हवा में फैलकर उस लैब के पास मौजूद लोगों को मार रहा था। लेकिन भाग्य से उस टाउन के आसपास कोई शहर नहीं था, जिस कारण से ज्यादा लोगों की जान नहीं गई थी। वहीं दूसरे दिन एयरफोर्स के 2 सोल्जर्स पीपीई किट पहनकर उस टाउन में जाते हैं, ताकि वो कुछ सैंपल्स ले सके। उस टाउन में हर तरफ लाशें नजर आ रही थी, और तभी एक सोल्जर नोटिस करता है कि कार में बैठे शख्स की लाश के माथे पर कट का निशान है, लेकिन उसमें से बिल्कुल भी खून नहीं निकल रहा। जिसके बाद वो लोग एक डॉक्टर के घर जाते हैं, जो इस प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ था। उसके घर से उन्हें स्कूप 7 वाला कैप्सूल मिलता है, जिसमें वही खतरनाक माइक्रो ऑर्गेनिज्म था, जिसकी वजह से टाउन के लोग मारे गए थे। फिर एक सोल्जर उस डॉक्टर के हाथ पर चाकू से कट मारकर देखता है कि उसका खून बह रहा है या नहीं, जहाँ वो ये देखकर बहुत हैरान होता है कि डॉक्टर का सारा खून पाउडर बन गया है, यानी कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंसानों के खून को जमा कर उसे सुखा रहा है, जिस कारण शरीर में खून का बहाव बंद होते ही लोगों की मौत हो जाती है। इस पर अब वो दोनों स्कूप 7 नाम के कैप्सूल को एक पॉलिथीन बैग में डालकर उसे घर से बाहर ले आते हैं। पर उसी समय उन दोनों को किसी बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो दोनों उस दिशा में जाते हैं जहाँ से रोने की आवाज आ रही थी। वहाँ जाने पर उन्हें एक बच्चा मिलता है, जो चमत्कार कारण से अब भी जिंदा था। इसलिए वो लोग उस बच्चे को रेस्क्यू करके उसे हॉस्पिटल के जरिए दूसरे लैब में भेज देते हैं। पर तभी उन्हें एक आदमी नजर आता है, जो उस टाउन में होने के बावजूद जिंदा था, लेकिन वो उनके सामने आकर बेहोश हो जाता है। इस पर अब वो लोग उस आदमी को भी लैब भेज देते हैं, ताकि उस पर कुछ टेस्ट किया जा सके कि आखिर उस आदमी और बच्चे में ऐसा क्या था, जिसकी वजह से वो दोनों इतने खतरनाक वायरस से भी बच गए। अब इसके बाद हम डॉक्टर रूथ और डॉक्टर चार्ल्स को एक एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर में देखते हैं, जिसके स्टोर रूम में एक सीक्रेट लिफ्ट थी, जो जमीन में कई फीट नीचे जाकर वाइल्ड फायर लैब में मिलती है, जहाँ लैब में डॉक्टर चार्ल्स और डॉक्टर मार्क पहले से मौजूद थे। अब यहाँ डॉक्टर सोन, जिन्होंने मेजर स्पार्क्स को वाइल्ड फायर लैब बनाने का सुझाव दिया था, वो डॉक्टर मार्क के गले में एक न्यूक्लियर की पहनाते हुए दूसरी न्यूक्लियर की इस लैब के सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड को एक्टिवेट कर देते हैं, जो समझाते हैं कि ये लैब इमरजेंसी की हालत में खुद को न्यूक्लियर बॉम्ब से नष्ट कर सकता है। और यदि तुम्हें लगता है कि इस इमरजेंसी से निपटा जा सकता है, तो तुम किसी भी फ्लोर पर जाकर अपनी न्यूक्लियर की से सेल्फ डिस्ट्रक्ट को रोक सकते हो। फिर वो उन सभी को इस लैब का ब्लूप्रिंट दिखाता है, जिसमें कुल मिलाकर 5 लेवल थे, और हर एक लेवल दूसरे लेवल से ज्यादा साफ था, क्योंकि किसी भी लेवल में जाने से पहले उन्हें पूरे कपड़े उतार कर पहले खुद को साफ करना होगा, और फिर नए कपड़े पहनकर ही आगे के लेवल में जाना था। अब वो चारों अलग अलग लेवल से होते हुए खुद को और भी ज्यादा काफी साफ करके आगे बढ़ जाते, जहाँ आखिरी लेवल में जाने से पहले उन्हें पूरे कपड़े उतार कर एक हेलमेट पहनना था, क्योंकि जेनियन लाइट के जरिए उनकी स्किन की एक लेयर को जलाया जाता था, ताकि किसी भी तरह की गंदगी ना रहे। वहीं इसके बाद वो लोग स्कूप 7 में आए माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसे एंड्रोमेडा स्ट्रेन नाम दिया था, उस पर रिसर्च शुरू करते हैं, जिस पर वो लोग सबसे पहले एक चूहे को उस स्ट्रेन के पास रखते हैं,
जो करते ही वो चूहा थोड़ी देर में मर जाता है। जिसके बाद वो लोग एक बंदर के साथ भी ऐसा ही करते हैं ताकि वो लोग ये पता लगा सके कि आखिर ये एंड्रोमेडा स्ट्रेन कितनी देर में किसी जानवर या इंसान की जान ले सकता है। इस एक्सपेरिमेंट से उन्हें थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है। जबकि दूसरी तरफ हम डॉक्टर मॉक को कैरन नाम की लैब असिस्टेंट के पास देखते हैं जिसे जैक्सन और छोटे बच्चे की जिम्मेदारी दी गई थी। दरअसल जैक्सन वही शख्स था जिसे एयरफोर्स के 2 सोल्जर्स ने उस टाउन से बच्चे के साथ रेस्क्यू किया था। और यहाँ हम देख पाते कि उन दोनों को एक ग्लास चेम्बर में रखा गया था ताकि यदि उनके ऊपर एंड्रोमेडा स्ट्रेन का कोई बैक्टीरिया हो तो वो इस लैब के अलग अलग लेवल्स में ना फैल जाए। फिर डॉक्टर मार्क कैरन के साथ उस चेम्बर में जाते हैं जिसमें जाने के लिए ऐसा सूट बनाया गया था कि वो लोग बिना चेम्बर को खोले उसमें जा सकते थे क्योंकि ये सूट ही दोनों चेम्बर से कनेक्टेड था। जहाँ ये सूट दोनों चेम्बर्स के बीच किसी दीवार की तरह काम कर रहा था। तब डॉक्टर मार्क को जैक्सन से पूछने पर पता चलता है कि जिस दिन टाउन के लोग मारे गए उस दिन उसने अपना इंसुलिन का डोज नहीं लिया था। दूसरी तरफ डॉक्टर स्टोन और डॉक्टर चार्ल्स उस एंड्रोमेडा स्ट्रेन के वायरस को 100 एंस्ट्रोग्राम के फिल्टर के जरिए एक चूहे तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस चूहे की मौत नहीं होती, जिससे वो समझ जाते हैं कि ये वायरस 100 एंस्ट्रोम से बड़े साइज का है। इसलिए वो लोग फिल्टर का साइज बढ़ाकर 1 माइक्रोन पर रखते हैं, लेकिन इस बार भी चूहे को कुछ नहीं होता। जिस पर अब वो लोग फिल्टर साइज को 2 माइक्रोन पर सेट करके उस चूहे तक पहुँचते हैं और इस बार वो चूहा मारा जाता है, यानी कि उस एंड्रोमेडा स्ट्रेन का साइज 2 माइक्रोन के आसपास है। अब इतनी जानकारी मिलकर वो लोग उस एंड्रोमेडा स्ट्रेन के बहुत सारे सैंपल्स लेकर उसका जांच करने लगते हैं। जिस दौरान डॉक्टर रूट नोटिस करते हैं कि स्ट्रेन अपना रंग बदलने के साथ ही साइज में भी बड़ा हो रहा है। जहां अब हम देख पाते हैं कि वो स्ट्रेन हरे रंग से गुलाबी रंग में बदल रहा था। वहीं उधर यूएस आर्मी ने कोई भी गड़बड़ी होने पर इस इलाके में न्यूक्लियर बम गिराने की तैयारी कर ली थी, जिसके लिए उन्हें प्रेसिडेंट से परमिशन भी मिल गई थी। वहीं अगले सीन में हम एक पायलट को उसके फाइटर जेट के साथ देखते हैं, जहां देखते ही देखते उसके मुंह से पाउडर निकलने लगता है, जो दरअसल पाउडर नहीं बल्कि उसका खून था। इस पर अब उस पायलट के हेलमेट का सैंपल लैब में भेज दिया जाता है क्योंकि क्रैश होने की वजह से उसका पूरा शरीर जल चुका था और हादसे वाली जगह से सिर्फ उसके शरीर की हड्डियां ही मिली थी। फिर अगले सीन में हम डॉक्टर रूट को देखते हैं जिनकी तबीयत लाल लाइट को देखने की वजह से खराब होने लगती है और कुछ ही देर में वो खुद को संभाल लेती है। इधर लैब में हेलमेट की रिपोर्ट से ये पता चलता है कि एंड्रोमेडा स्ट्रेन प्लास्टिक को खा सकता है, जिस कारण उसने क्रैश होने से पहले ही पायलट के हेलमेट को कुछ हद तक गला दिया था। जो पता चलते ही सारे साइंटिस्ट यूएस प्रेसिडेंट को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से समझाते हैं कि ये वायरस न्यूक्लियर धमाके से बिल्कुल भी खत्म नहीं होगा, इसलिए उन्होंने बैकअप में न्यूक्लियर स्ट्राइक का जो प्लान बनाया उसे रद्द कर दे, क्योंकि न्यूक्लियर धमाके से ये वायरस और भी तेजी से फैलकर पूरी दुनिया को खत्म कर देगा। वहीं उस वायरस पर और जांच करने से उन लोगों को उसका स्ट्रक्चर मिलता है जो किसी क्रिस्टल की तरह था और वो समय के साथ खुद को मल्टीप्लाई भी कर रहा था। दूसरी तरफ डॉक्टर मॉक को इस एंड्रोमेडा स्ट्रेन को रोकने का तरीका मिल जाता है। दरअसल जैक्सन को उसकी बीमारी के लिए इंसुलिन का डोज लेना पड़ता था, लेकिन जिस दिन टाउन के लोग मारे गए उस दिन उसने इंसुलिन का डोज नहीं लिया था, जिस कारण उसके शरीर में एमिनो एसिड की मात्रा बढ़ गई थी और उस छोटे बच्चे के खून में भी एमिनो एसिड की मात्रा ज्यादा थी, जिस कारण उनके खून की पीएच वैल्यू में बदलाव आ गया था। फिर थोड़ी और टेस्ट करने पर उन्हें पता चलता है कि ये एंड्रोमेडा स्ट्रेन पीएच के कुछ खास वैल्यू तक की सर्वाइव कर सकता है, जिसका मतलब ये कि यदि किसी चीज का पीएच वैल्यू घटा या बढ़ा दिया जाए तो ये वायरस जिंदा नहीं रह पाएंगे। अब हम डॉक्टर मार्क को वापस उसी बच्चे के पास देखते हैं, लेकिन तभी उस लैब में अलार्म बजने लगता है क्योंकि आखिरी लेवल में वायरस फैल गया था। दरअसल एंड्रोमेडा स्ट्रेन खुद को मल्टीप्लाई करते हुए लैब में फैल रहा था, जिस कारण अब सभी लोग ऊपर के लेवल में आते हैं, जहां डॉक्टर वू लाल लाइट्स को देखकर बेहोश हो जाती है। उन्हें बेहोश होते देख बाकी लोगों को लगता है कि वो भी इन्फेक्टेड है, इसलिए वो सभी उन्हें छोड़कर भाग निकलते हैं। लेकिन डॉक्टर मार्क बताते हैं कि इनमें वायरस के लक्षण नहीं दिख रहे और ऐसा कहकर वो एंड्रिया से एक इंजेक्शन मंगवाकर उन्हें लगवाते, पर तभी उस लेवल में भी वायरस फैलने लगता है जिसमें डॉक्टर मार्क थे, जिस कारण सारे दरवाजे खुद ब खुद बंद हो जाते हैं। जो देखकर वो ग्लास चेम्बर वाले कंपार्टमेंट से होकर एक छोटे दरवाजे के जरिए ऊपर के लेवल में जाते हैं ताकि वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन को रोक सके। दरअसल 2 लेवल्स में वायरस फैल जाने के कारण लैब का सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड स्टार्ट हो गया था, जिसे रोकना बहुत जरूरी था, वरना न्यूक्लियर धमाके से एंड्रोमेडा स्ट्रेन काफी तेजी से दुनिया में फैलने लगेगा। इसलिए वो कैसे तो करके ऊपर के लेवल में जाते हैं, जहाँ लैब की लेजर लाइट्स उन्हें खतरा समझकर उन पर वार करती है और इस सब में डॉक्टर मैक बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। लेकिन काउंटडाउन खत्म होने से ठीक 8 सेकंड पहले वो अपनी न्यूक्लियर की मदद से सेल्फ डिस्ट्रक्ट को रोक देते। अब मूवी के आखिरी सीन में हमें बताया जाता है कि एंड्रोमेडा स्ट्रेन को खत्म करने के लिए एमिनो एसिड के फॉर्मूला का प्रयोग किया गया और अब ये स्ट्रेन इंसानों के लिए कोई खतरा नहीं है। जीसी मिक्स फीलिंग के साथ ही मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। अब आई नो ये एक्सप्लेनेशन देखने के बाद आपको एक और मूवी याद आ रही होगी जिसका नाम भी एंड्रोमेडा स्ट्रेन ही है, जो इसके बाद रिलीज हुई थी।
जो दरअसल एक मिनी सीरीज थी जिसकी डायरेक्शन और मूवी की कहानी इससे भी बेहतर है, जिसका एक्सप्लेनेशन अगर आपको देखना है तो इसका लिंक आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहीं आपको मेरी वीडियो जरा भी पसंद आती है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, इससे मुझे बहुत मदद मिलती है। मिलते हैं अगले वीडियो के एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।